विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत। कल मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोनों के अंदर जो मुख्य अभिक्रिया है नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया, उसके बारे में बताया था कि कार्बोनिल समूह उपस्थित होने के कारण नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण करता है और इस प्रकार से जो मुख्य अभिक्रिया होती है वो नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया होती है। मैंने कल आपको ये बताया था कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि बढ़ जाती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है या अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो इस अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। कल दो ऐसे कारक मैंने आपको बताए थे, एक तो प्लस आई प्रभाव और दूसरा हमने बात की थी त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब यदि कार्बोनिल समूह युक्त कोई कार्बनिक यौगिक है और उसमें यदि माइनस आई प्रभाव वाला समूह उपस्थित हो, कल अपन ने प्लस आई की बात करी थी, तो अगर माइनस आई प्रभाव वाला समूह हो तो अपन ये तो जानते हैं कि माइनस आई प्रभाव वाला जो समूह होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो ऐसा कोई समूह उपस्थित होता है तो फिर क्या होता है ये हम देखते हैं। तो माइनस आई प्रभाव वाला समूह, मैं यहाँ पर ये CH3CHO एल्डिहाइड लिखता हूँ, एसिड एल्डिहाइड, मोनोक्लोरो एसिड एल्डिहाइड, एंड दिस इज योर नाइट्रोक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। अब देखिए सब नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया देंगे। यहाँ पर तो ऐसा कोई भी ऐसा समूह नहीं है जिसका प्रभाव कैसा हो, माइनस आई प्रभाव हो। यहाँ पर क्लोरीन है, हैलोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी ओर खींचेंगे तो क्या होगा कि जो कार्बन है, कार्बोनिल समूह का कार्बन, उसके पास से इलेक्ट्रॉन का घनत्व और कम होगा। वैसे भी हम जानते हैं ये कैसा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस प्रकार से हम समझें तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है कार्बन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जा रहे हैं, माइनस आई प्रभाव वाले समूह की ओर जा रहे हैं। तो इस कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस कार्बन पे ज्यादा होगी, इसलिए नाभिक स्नेही का आक्रमण इसकी तुलना से इसमें आसानी से हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे समूह कैसा है, नाइट्रो समूह। नाइट्रो इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, दैट इज हैविंग द मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर। ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की इसके अंदर क्या है, क्षमता है, इसलिए ये क्या करेगा, इसकी तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और यहाँ पे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके कारण जब क्या होगा, कार्बन पे डेवलपमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जो है इंक्रीज होगा और इस कारण से जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके ऊपर क्या करेगा, आसानी से अटैक करेगा। तो इन दिस केस द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकम्स इजियर और फास्टर एज कंपेयर्ड टू द these two compounds. So if the descending over the rate of the reaction in nucleophilic addition reaction is like that, the more reactive is nitroacetaldehyde than chloroacetaldehyde, and this is the only acetaldehyde. तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस आई प्रभाव वाला कोई समूह है वो क्या करेगा, नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कौन सा ग्रुप हो गया, फिनाइल ग्रुप हो गया, बेंजीन फिनाइल ग्रुप। इसका प्रभाव कैसा है, माइनस आई प्रभाव है।
ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो जब हमने यहाँ पर देखा कि माइनस आई करने वाला समूह क्या करता है, नाभिक से ही युगात्मक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। इसका मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन इनमें क्या होना चाहिए, नाभिक से युगात्मक अभिक्रिया आसानी से होनी चाहिए, यानी इसकी अभिक्रिया की दर ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है अनुनाद, रेजोनेंस। देखिए जैसे हम एक यहाँ उदाहरण लेते हैं, ये कोई एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है, R की जगह H होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, तो कीटोन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग का जो एल्डिहाइड या कीटोन है उस पे हम जानते हैं कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये स्टार्टिंग के अंदर जो एल्डिहाइड कीटोन है वो स्टेबलाइज हो जाता है। कहने का मतलब है कि कार्बन के ऊपर जो धनावेश का डेवलपमेंट हुआ है, जो धनावेश कार्बन पे आ गया है, जो कि आवश्यक है नाभिक से युगात्मक अभिक्रिया के लिए, उसका क्या हो जाता है, वलय के अंदर डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। किसके कारण, अनुनाद के कारण। यहाँ पर पॉसिबिलिटी का ही है रेजोनेंस की, तो ये पहले ही स्टेबलाइज हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर चूंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। कैसे है ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज संयुग्मन में है, कॉन्जुगेशन में है, इसलिए अब क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल है और एक या नया स्ट्रक्चर, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। वो इस प्रकार से आप इसको समझें कि अब यहाँ पर जो धनावेश आ गया है, रिंग के अंदर आ गया है, वलय पे उपस्थित कार्बन पे आ गया है, और इस प्रकार से इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है, और ये इस प्रकार से आप बता सकते हैं, है ना। तो आप देखिए कि डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो हुआ है, इसके ऊपर कार्बोनिल कार्बन पे उसका क्या हो गया, डीलोकेलाइजेशन हो गया, और डीलोकेलाइजेशन होने से अब क्या हुआ है कि वो वलय के अंदर आ गया है। इसके बाद वापस आप देखें ये धनावेश और ये डबल बॉन्ड ये भी कॉन्जुगेशन में है, तो इस प्रकार से यहाँ पर फिर डीलोकेलाइजेशन होगा और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये भी संभव है क्योंकि ये भी कॉन्जुगेशन में है। तो अल्टीमेटली हम इसको रेजोनेटिव, इसका जो हाइब्रिड है वो इस प्रकार से शो करते हैं कि ये पूरी वलय के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डीलोकेलाइज्ड होता है। और अब यहाँ पर आप देखिए कि केवल पहला जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर कार्बन पे धनावेश है, ये दूसरे के जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, उनके अंदर इस कार्बन पे धनावेश नहीं है। तो जब धनावेश नहीं है तो अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है इजियर नहीं है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो चूंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन्स के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर ही रेजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण धनावेश का क्या हो जाता है, विस्थानीकरण हो जाता है, डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखना कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन के अंदर नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रियाओं की दर उनके संगत एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना में क्या होती है, कम होती है, ठीक है। The reactivity of the aromatic aldehyde and the ketone is lesser than as compared to their aliphatic counterparts. So ये कुछ फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, इनके आधार पर आप ये थोड़ा मैकेनिज्म के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अभिक्रिया की दर कैसी होगी और कहाँ अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी। तो इट इज ऑल अबाउट द preliminary study of this nucleophilic addition reaction in carbonyl compounds, especially in the aldehydes and the ketones. Now the one more factor we have to discuss in this chapter, it is the acidity of alpha hydrogen. Acidity of alpha hydrogen, alpha hydrogen की अम्लता। तो alpha hydrogen किसे कहेंगे, देखिए कार्बोनिल समूह है, तो कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है उसके पास वाला कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, कार्बोनिल समूह का
कार्बन है और उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। बात समझ में आ गई ना? यहाँ पर क्या हुआ है कि जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है उसका पड़ोसी, निकटवर्ती पड़ोसी एडजेसेंट कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये कैसा होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय इन द सेंस ये H+ के रूप में आसानी से निकाला जा सकता है। जो अल्फा हाइड्रोजन है उनको किसी प्रबल क्षार की उपस्थिति में H+ के रूप में निकल जाता है, प्रोटॉन के रूप में निष्कासित हो जाता है। तो जहां H+ निकलता है वो कैसा है? अम्लीय। अम्ल की जो हम परिभाषा देते हैं वो क्या है? मुख्य परिभाषा तो अलग और भी है, बट जो प्राइमरी है डेफिनेशन है वो क्या है? जो H+ आयन देता है। तो यहाँ पर ये H+ आयन आसानी से निकल जाता है, इसलिए हम इसका हाइड्रोजन को कहते हैं अम्लीय हाइड्रोजन। देखिए कैसे होता है ये सब कुछ। Acidity of alpha hydrogen, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये मर्ज कीजिए कोई कंपाउंड है, उसके स्केलेटन है, और यहाँ पे मैंने क्या बताया है? कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, वो कौन सा हुआ? अल्फा कार्बन, और ये अल्फा हाइड्रोजन। तो we all know that this carbonyl compound is a polar covalent bond and this carbon becomes electron deficient। ये इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर क्या है? घनत्व में कमी हो जाती है। तो ये फिर क्या करता है कि अपने आसपास की जो सहसंयोजक बंध है उनसे इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करता है। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या हुआ कि ये सहसंयोजक बंध जो है इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? फिर टुवर्ड्स दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास आता है। ऐसा होता है ना कि अब इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करना चाहेगा, तो कहाँ से करेगा? ये पास के सहसंयोजक बंध से करता है। तो फिर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? इस कार्बन की ओर जा रहे हैं। तो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो सहसंयोजक बंध है, जिसमें जैसे ये बंध है कार्बन हाइड्रोजन के बीच का, तो यहाँ पर अगर हम तुलना करें कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो हाइड्रोजन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे कम इसकी विद्युत होती है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? इस कार्बन के पास रहेंगे। ये जो बॉन्ड बना है कार्बन हाइड्रोजन का, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ रहेंगे? इस कार्बन। तो जब बॉन्ड जो होता है वो क्या है? एक्चुअली इट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का साझा है, और इलेक्ट्रॉन तो सारे कहाँ पर है? कार्बन के पास है। इसलिए ये कैसा हुआ है? लूजली बॉन्डेड। ये हाइड्रोजन कैसा होगा? दुर्बल रूप से बंधा हुआ रहेगा। तो दुर्बल रूप से बंधा का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यदि कोई यहाँ पर ऐसा पदार्थ, ऐसा अभिकर्मक उपस्थित हो जो क्या हो? बेस हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, जिसके पास देने के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन है, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस हो, वो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को निकाल ले जाएगा। किसके रूप में? H+ के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई बेस उपस्थित है, वो क्या करेगा? इसको H+ के रूप में निकाल देगा। तो फिर ये -H2, यहाँ OH की जरूरत नहीं, कोई बेस भी हो सकता है। वी कैन राइट इट एज दिस B-, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इट इज हियर BH। ओके, तो ये तो प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जैसे ये H जो है यहाँ H+ के रूप में निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन किसके
किसके पास रह गए, इस कार्बन के पास रह गए। और यहाँ पर ये हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है साहब और इसका निशान क्या है, माइनस। और फिर आगे यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड हो इस प्रकार से। ये एक ऋण आयन बन गया, इसको बोलते हैं कार्बेनियम। ये कार्बेनियम है साहब, कार्बन के ऊपर कैसा है, ऋण आवेश, इसलिए इसका नाम क्या है, कार्बेनियम। और कार्बेनियम क्यों बना है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन हाइड्रोजन के कहाँ रह गए, कार्बन के पास। तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज आने से क्या होता है, इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस हो जाता है। और रेजोनेंस होने से फिर ये स्टेबलाइज भी हो जाता है। रेजोनेंस होने से क्या हुआ, इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। इस प्रकार से स्टेबिलिटी क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल गया। फिर क्या हुआ, कार्बेनियम बना। अब देखो कभी क्या होता है, कोई अभिक्रिया होती है या कोई नया अभिकर्मक या कोई आयन बनता है, तो वो आयन कैसा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए किसी न किसी कारण से। अगर वो स्थायी नहीं होता तो वापस क्या हो जाता है, वो रिकम्बाइन हो जाता है, फिर वो क्या मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वापस ये क्या हो जाए, H+ से संपर्क कर ले। लेकिन इससे पहले ये क्या होता है, अनुनाद के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है। इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास। और ये तो फेवरेबल है, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की है, तो फिर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे रहेगा। ये एक फेवरेबल कंडीशन है, एक ये स्टेबल कंडीशन है। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स दिस लाइन। इसको इनोलेट आयन बोलते हैं। ये क्या कहलाता है, इनोलेट आयन। इसको इनोलेट आयन भी कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या होता है, स्टेबलाइजेशन हो जाता है। और कभी कार्बन पे कभी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसकी बात एक तो ये समझ में आ गई कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अम्लीय इन द सेंस यदि कोई प्रबल क्षार है तो क्या करेगा, इसको H+ के रूप में निकाल लेगा। बाद में हमको क्या मिलेगा, कार्बेनियम। वो कैसा है, स्थायी है। किसके द्वारा, अनुनाद के द्वारा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो जो ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो हम ये जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज वाले अभिकर्मक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही। वो क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। वो किससे बंध बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज से। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके पास तो नेगेटिव चार्ज है, ये तो इलेक्ट्रॉन है इनके पास, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये कहाँ जाएंगे, किससे आकर्षित होकर बंध बनाएंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। तो अब आप देखें कि हम जान गए हैं पहले तो कि जो एल्डिहाइड है और कीटोन है, उन दोनों के बीच के अंदर क्या होता है, नाभिक स्नेही युग्मक अभिक्रिया होती है। अब हमारे पास ये नाभिक स्नेही और आ गया है, तो ये क्या करेगा, वापस किसी अन्य एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़ जाएगा, ये आक्रमण करेगा, ये बंध बनाएगा। किससे बंध बनाएगा, कोई और एल्डिहाइड और कीटोन से। ये इसकी एप्लीकेशन है। और इस प्रकार से क्या है, दो अणुओं का आपस में संघनन हो जाता है, दो अणु आपस में मिल जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण। तो जहां जहां अल्फा हाइड्रोजन होगा वहां क्या बनेगा, कार्बेनियम बनेगा, एक नाभिक स्नेही बनेगा। और ये नाभिक स्नेही क्या करेगा, दूसरे अणु, कौन सा अणु, चाहे तो एल्डिहाइड चाहे कीटोन, उससे क्या करेगा, ये आक्रमण करके बंध बना लेगा और बड़ा अणु बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ये इसकी एप्लीकेशन भी है। तो बहुत सारे जो है दूसरे प्रकार के अणु, बड़े अणु बनाए जा सकते हैं। जैसे कुछ अभिक्रिया हैं, एल्डोल संघनन, दो एल्डिहाइड के अणु आपस में जुड़ जाते हैं वाया दिस कार्बेनियम, एल्डोल कंडेंसेशन है, पर्किन कंडेंसेशन है, बेंजोइन कंडेंसेशन है, नॉमिनेजल कंडेंसेशन है। इस प्रकार से जो ये संघनन अभिक्रिया है वो इस क्रियाविधि के द्वारा होती है। अब हम कुछ आपको क्या है, कुछ अन्य नाभिक स्नेही युग्मक अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे। इसके लिए आज तक इतना ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।